सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बड़ी गर्मा गर्म सूरत हाल है। अगर हम मुल्क के सियासी माहौल की बात करें तो मुल्क की सियासी दर्जारात बहुत ज़ोरों पर है और कल अपोजिशन यौम स्याह मनाने जा रही है। लेकिन ख़बर यह है कि अपोजिशन की कुछ जमातें हैं जो कि 25 जुलाई को JUIF का जलसा है उसमें शिरकत करने से माजरत कर चुकी हैं और अब हुकूमत चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जा सके। और इसी सिलसिले में पहले शिबली फराज साहब ने मुलाकात की और आज एक मुलाकात हुई जाम कमाल और शिबली फराज के साथ मौलाना फजल रहमान की। और इस मुलाकात में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला ज़ेर बहस आया, जिस पर मौलाना साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि अभी हम इस मामलात के हवाले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो कुछ तजावीज़ हैं जो ये लोग लेकर आए हैं हम देख लेते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम जो तहरीक अदम एतमाद की जो वो तहरीक है वो हम वापस ले सकें। ये फ़ैसला लेना इतना वापस लेना आसान नहीं होगा। अब देखना ये है 1 अगस्त को वोटिंग होने जा रही है, उस वक्त तक कुछ मामला सेटल होंगे या फिर नहीं, या फिर जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करती रही है हुकूमत, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है क्या? वाक़ईतन वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो हुकूमती अरकान से राबते में है? क्योंकि मौलाना साहब ने तो कहा कि अभी सारी अपोजिशन जमातों से इस हवाले से राय लेना बाकी है, उनसे राय लेकर ही हम कुछ फैसला कर सकते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, तो हम अपने रिपोर्टर से भी इस पर बात करेंगे। और नज़ीर लगारी साहब हमें स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, पहले उनसे गुफ्तगू आगाज़ कर लेते हैं। लगारी साहब, क्या लग रहा है आपको, कुछ मामला सेटल होने जा रहे हैं या फिर वही होगा 1 अगस्त को कि संजना साहब को हटा दिया जाएगा? बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि जाम कमाल खान और जनाब शिबली फराज जो हैं वो उन्होंने कहा है कि मसले की जड़ के पास पहुँचे हैं। उन्होंने PTI उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ जाने की बजाय उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो सबसे ज़्यादा मौलाना कर रहे हैं, तो लिहाजा मौलाना साहब के पास ही चलते हैं, जाकर उनको मनाते हैं। जब उनको मना लेंगे तो फिर नवाज शरीफ भी मान जाएंगे, जरदारी साहब भी मान जाएंगे। अब मौलाना की वो सूरत हाल नहीं है जो पिछली हुकूमतों में रही है। उनकी बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी और वो बातें मान भी लिया करते थे। अब ये बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इमरान खान अगर जाएं उनके पास और कहें कि जनाब मौलाना ज़रा आप हथौला करें तो शायद दूसरी बात होगी, वरना मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो मान भी जाते हैं, ये सवाल मैं आपसे करने लगी थी, तो क्या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब मान जाएंगे? मेरे ख्याल में फिर अपोजिशन में एक प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि जितना कुछ हो रहा है वो मौलाना के इनिशिएटिव ये बात उन्होंने कोट की। चूँकि असल बात यह है कि ये सारी अपोजिशन को जमा करना मौलाना का काम था। लेकिन एक बात और भी है कि मौलाना जो है वो देर भी नहीं लगाते हैं। अगर सुलह की तरफ जाएंगे, अगर ऐसे हालात होंगे तो मौलाना जो हैं वो बाकी लोगों को राज़ी करने के लिए निकल पड़ेंगे। अब देखना ये है कि इमरान खान की तरफ से या PTI की तरफ से या जाम कमाल खान की तरफ से या शिबली फराज साहब की तरफ से था क्या, उन्हें किस तरह की तजावीज़ दी गई हैं, वो असल तजावीज़ देखने की हैं। अच्छा, कल जो इशाया दिया गया चेयरमैन सेनेट की जानिब से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो मेरे ख्याल में 2 ही अपोजिशन अरकान जो हैं उसमें जाकर शामिल है और जिनके बारे में ये तय था कि इन्होंने नहीं देना है वोट, अपोजिशन की तरफ नहीं जाएंगे। अपोजिशन की पोजीशन अब भी बहुत बेहतर है और वो पोजीशन नहीं है अददी एतबार से तो वो इस पोजीशन में हैं। अगर कल वोटिंग हो जाती है, परसों वोटिंग जाती है, 1 हफ्ते में वोटिंग हो जाती है, तो अपोजिशन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो सकती है और अपोजिशन के जो डिप्टी चेयरमैन है वो अपनी जगह पर बाकी रह सकते हैं। लेकिन ये कि मौलाना फजल रहमान को मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, उन्होंने जाकर जड़ को पकड़ा है कि भाई यहाँ से बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी तरह अपोजिशन और हुकूमत को किसी एक पेज पर लाने के लिए मौलाना को एक किरदार अदा कर सकें। चलें देख लेते हैं अंदर की खबर क्या है। यासिर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। यासिर, आज मुलाकात हुई है, आपके पास क्या खबर है? कुछ हौसला अफजा बातें निकली हैं क्या? अंदर की खबर ये कह रही है कुछ मामलात सेटल होने की जानिब जा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आज हुकूमती वक्त जो है वो शिबली फराज और
जाम कमाल की क़यादत में मौलाना फजल रहमान साहब के घर गया था। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था जो मौजूदा तनाव है इसको कम करने की हम घर से आए थे, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि सेनेट का जो वकार है वो मजरू हो, और जो ये मौजूदा हालात पैदा हो रहे हैं ये इतने ना बिगड़ जाए कि कल को संभाला नहीं जा सके। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान जो थे वो मुतमईन नजर नहीं आए, जो वो सिफारिशात लेके आए थे। वो कह रहे थे कि जी 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 इसमें उनका ये कहना था कि जो तजवीज़ है ये जो है इस काबिल नहीं है कि इनको हम बाकी जमातों के साथ भी डिस्कस की जा सकें। जी अच्छा ठीक है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी मामलात इतने हौसला अफजा नहीं हैं। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू से तो यही जाहिर हो रहा था कि वो उनकी सिफारिशात से या उनकी तजावीज़ से मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। वो क्या चाहते इससे आप गौर किए था कि हम अपोजिशन की बाकी जो जमातें हैं उनसे इस तरह डिस्कस की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिर अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। लगाई साहब, लगता तो कुछ ऐसा ही है वाकई, जिस जगह ये मामला आके खड़ा हो गया है, जिस मोड़ पर पहुंच चुके हैं मौलाना साहब, वहाँ से वापसी थोड़ी मुश्किल होगी, और मनाना भी और उस डगर पे लेकर आना भी अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को। एक बात और भी जाहिर हो रही है कि हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर है। सेनेट में तो ये बात तय है कि अगर हुकूमत की पोजीशन ज़रा सा मजबूत होती या वो कहीं लोगों को तोड़ चुकी होती या कुछ लोगों का साथ ले चुकी होती, या जिस तरह कहा जाता है कि जनाब कोई फॉरवर्ड बुराक बनने जा रहा है, तो ऐसी कोई बात होती तो फिर हुकूमत मौलाना के पास तो कम अज़ कम ना जाती। हुकूमत का अल्टीमेटली मौलाना के पास जाना जो है वो इस बात का इजहार तो करता है, और ये नहीं है सिर्फ शिबली फराज बड़े मरंजान मरंज हैं, और शिबली फराज साहब अपना बैकग्राउंड उनका ऐसा है, लिटरेचर के आदमी, और उनके अहमद फराज साहब के साहबजादे। लेकिन जाम कमाल ख़ान एक ऐसे ख़ानदान से हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले 72 साल से साथ, जाम गुलाम कादिर, फिर जाम यूसुफ, फिर जाम कमाल ख़ान, ये एक पूरा का पूरा सिलसिला है, बल्कि इक़्तिदार का सिलसिला तो ज़ाबिया गोल्डन चेन ऑफ द पावर जो है वो उनकी है जाम कमाल ख़ान के। जाम कमाल ख़ान का चल कर जाना जो है यकीनन इस बात को ज़ाहिर करता है कि हुकूमत की पोजीशन ठीक नहीं है, और हुकूमत जो है वो इनके साथ कोई ना कोई डील करना चाहती है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हो सकता है बलूचिस्तान में कोई गिव एंड टेक का मामला हो रहा हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा। ये जाएंगे उसी वक्त उसी अपने तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक जाएंगे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और हमारे अजीज़ तरीन दोस्त जो हैं जनाब सादिक सजरानी साहब का, उनका बतौर चेयरमैन रहना जो है अब खासा मुश्किल लग रहा है। अच्छा मुझे बताइए, हम पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में बात डिस्कस कर चुके हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा कई दफ़ा कि चेयरमैन सेनेट को हटाया गया, ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, अब भी ऐसा हो रहा है। लेकिन कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब कुछ करके अपोजिशन हासिल क्या कर पाएगी? नहीं, कानून में क्यों गुंजाइश नहीं है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो सकती है, वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकती है, स्पीकर के खिलाफ हो सकती है। हासिल क्या कर पाएगी अपोजिशन? नहीं, हासिल करने की बात यह है कि वो चेयरमैन को हटाएगी, एक सिंबल जाएगा कि हुकूमत का नामजद करदा या इमरान खान का के हिमायत याफ्ता हमने चेयरमैन सेनेट को हटा दिया है। सही है। अच्छा, इस तरह से, और फिर ये कि ज़्यादातर PMLN के और उनके पुराने इत्तेहादी हासिल बिलंजो साहब जो आप बात कह रहे हैं, लगारी साहब, फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमती मौक़िफ़ उनसे ले लेते हैं। फयाज साहब, ये बताइए कि आज की मुलाकात क्या ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रही? क्या जाम कमाल साहब मनाने में कामयाब हो सके मौलाना साहब को या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी हैरानगी की बात है कि वो अपोजिशन और वो नाअहल लीग और वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जो पिछले 4 सालों से वोट को इज्जत दो की जो है वो गजल पड़ रही है और राग लाप रही है, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना इलेक्टेड चेयरमैन सेनेट को, एक मुंतखब चेयरमैन सेनेट को, एक नॉन मुंतखब अनइलेक्टेड रहबर कमेटी, जिसको कमेटी का जना नाम दिया हुआ है, सारे के सारे नॉन इलेक्टेड लोग वो बैठ के उसके खिलाफ तहरीक का फैसला कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरा ये कि वही पीपल्स पार्टी के जिसने पूरे खुशबू खुजू के साथ और बड़े लहक और महक के और बड़े झूम के जो है वो सादिक सजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया। लेकिन फयाज साहब, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक नॉन इलेक्टेड के पास आप लोगों को चल के जाना पड़ा?
देखो मैं आपको जो अपनी पूरी बात पहले मैं कर लूँ तसल्ली से, तो फिर अच्छा रहेगा जरा, मैं पूरी बात कर लूँ पहले। तो अब मसला ये है कि ये जो ना शिकार करने चले हैं सादिक संजरानी साहब को, लेकिन इनकी किस्मत में रुसवाई और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा। इंशाल्लाह बुरी तरह ये नाकाम होंगे। अच्छा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि खुददार मेंबराने सेनेट, ठीक है, जो अपनी सोच, अपनी जाती सोच रखते हैं, अपना विजन रखते हैं मुल्क और कौम की तरक्की के हवाले से, सॉवरेनिटी के हवाले से और डिग्निटी के हवाले से, वो इंशाल्लाह इनका साथ नहीं देंगे। और हस्बे साबिक जो पिछले 1 साल से एक रसवाई अपोजिशन की किस्मत में आई हुई है और जगहसाई, वो इंशाल्लाह इनकी किस्मत में आएगी, नाकाम और नामुराद होंगे। फैसल मेरे सवाल का जवाब भी दे दें, आपकी बात तो कंप्लीट हो गई है। जी अब आप सवाल पूछें, क्या पूछें? सवाल ये था कि क्या ऐसी मजबूरी आई कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर के पास आप लोग चल कर गए और उनको मनाने की कोशिश की गई? नहीं, हम लोग चलने की बात नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो गुफ्तो शनीद करने के हवाले से तो जो है ना वो खुली आज़ादी होती है ना। आप हर एक के साथ टेबल टॉक भी करते हैं और करनी चाहिए भी, गिव एंड टेक भी करते हैं, और आप डेलीगेशन जो ना एक दूसरे की तरफ जाते भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं। ये तो एक जो ना माशरे का और एक सोसाइटी का फिनोमेना है। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर अगर कोई जाम कमाल साहब या किसी ने जना उनसे मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना। हमने उनको समझाया होगा कि भाई आपको चेयरमैन सेनेट पर कैसे लागू होता है। क्या चीज पूछा आपने? नहीं, नेचुरल फिनोमेना आप कह रहे हैं, तो ये चेयरमैन सेनेट वाले मामले पर कैसे लागू होता है? उन्होंने तो मुलाकात ही इसी एक नुकाती एजेंडे पे की है। मैंने आपके सामने एक बात रखी कि चेयरमैन सेनेट तो मुंतखब है ना, उन्हें जनाब पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया था ना। आप उसको किस वजह से उतार रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ये समझते हैं शायद प्रेशराइज कर लेंगे, अदारों को प्रेशराइज कर लेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जनाब आल पाकिस्तान लोक एसोसिएशन के खिलाफ एहतसाब का डंडा चल रहा है, एहतसाब की कार्रवाई हो रही है। इनकी गलतफहमी है कि इनके एक एक्ट से सपोज इनका ये एक्ट कामयाब भी हो जाता है तो क्या एहतसाब का अमल रुक जाएगा? क्या आले शरीफ और आले जरदारी के खिलाफ जनाब कल आप लोग यौम एहतसाब भी मनाने जा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं मना रहे, हम तो यौम एहतसाब जो ना वो मना रहे हैं, पिछले 11 महीनों से यौम एहतसाब मना रहे हैं। सही। हाँ। अच्छा, ये कल जो एहतजाज होने जा रहा है फैज साहब, हम तो पिछले 11 महीनों से कोगला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है, चोरों और लुटेरों के खिलाफ। अच्छा। हमने तो ये कैंपेन रखी हुई है। अच्छा, ये अब अपना जनाब दिल पशोरी के लिए जाना, कल कुछ कोई यौम बना रहे हैं तो ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन इंशाल्लाह सादिक संजरानी साहब के इशू के हवाले से इनको रुसवाई और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं आएगा इनके पल्ले। अच्छा, ये बताइए कि कल जो एहतजाज होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का, तो हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा? जनाब हमें क्यों खतरा महसूस होगा? अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो फ़ज़राई मिल रही है, अमेरिका के अंदर जब भी विजिट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेके और वहाँ की सारी इंतजामिया से लेके और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों तक जो एक वार्म रिसेप्शन मिली, जो एप्रिसिएशन मिली, जो खान साहब की पॉलिसीज के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, जो उनका कद काट जो है ना वो बढ़ा और उसमें इजाफा हुआ, हमें किस बात की टेंशन? और फिर ये चोर लुटेरे जिनके खिलाफ सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, और वो जो कैदी नंबर 420 जो है वो कोट लखपत जेल में बैठ के जो है वो एक माफिया के तौर पे, सिलसिला माफिया के तौर पे वो वहाँ पे बैठ के जो है वो पाकिस्तान की सियासत को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है अपनी बेटी मलका जालसाजी मोहतरमा बेगम सफदर अवाल साहिबा के जरिए। लेकिन आपकी इसी बात पर एहसन साहब कहते हैं, एहसन इकबाल साहब, कि आप लोगों को नवाज शरीफ फोबिया हो गया। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं आप लोगों को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। हमें क्या हो गया है? नवाज शरीफ का फोबिया हो गया है। पर हमें क्या फोबिया होना है जी? जिस बेचारे को जना, जिसकी जना किस्मत का सितारा गर्दिश में है, उसकी बेटी की वजह से। अच्छा। जरदारी साहब ने किस्मत का सितारा गर्दिश में लाया, जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी और एक बेगम सफदर अवान पूरी नून लीग और नाअहल पे भारी। पहले अपने बाप की जना अच्छी भली हस्ती बस्ती जो इकोनॉमी थी, मईशत थी, माशी एम्पायर थी, उसका बेड़ा गर्क किया, फिर सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया अपने बाप का। उसके बाप की सियासत के नाम पर जब जना हसीना वाजिद और बेनजीर भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जनाब नून लीग का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो जजों के मामले में वीडियो लेकर आई, तो हमें किस चीज का फोबिया इन्हें हुआ है? अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दें फयाज साहब।
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि परहेजी खाना नहीं मिल रहा नवाज शरीफ साहब को, जिससे उनकी तबीयत खराब होने का अंदेशा है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? सर इनका तो हिसाब ये है कि हथों भी ते पलथों भी, और इनका हिसाब ये है कि ये किसी हाल में भी खुश नहीं है। अच्छा। इनके 5 मेडिकल टेस्ट करवा लिए, हाँ। चेकअप करवा लिए, इनको हर किस्म की फैसिलिटी दे दी, इनको 6 हफ्ते के लिए रिहा कर दिया, जाओ यार जिथों मर्जी जाके अपना इलाज करा लो। इनको क्या क्या फैसिलिटी नहीं दी। अब खुद ही ये चीखे और चिल्लाए कि तबीयत खराब है, शरियाने बंद है, वॉल बंद है, तो फिर किस तरीके से 1.5 पाव की बोटी वाली जना छोटे गोश्त की 2-2 डिशें घर से लाने दें हम जना। तो अब उनको परहेजी खाना मिलेगा, परहेजी खाना मिलेगा तो तबीयत भी ठीक होगी, नीयत भी ठीक होगी, जहनीत भी ठीक होगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ निसार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निसार चीमा साहब, आज जो मुलाकात हुई है शिबली फराज की, जाम कमाल की, मौलाना साहब से तजावीज़ वो लेकर आए थे, अगर वही तजावीज़ मौलाना साहब आप लोगों के सामने रखते हैं तो क्या आप लोग मान जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे संजरानी साहब के खिलाफ? देखिए सुनिए, असल बात यह है कि ये तहरीक अदम एतमाद की जो सूरत हाल जो पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है उनकी तंग नज़री पे है। असल में ये अगर थोड़ी सी फ़राख दिली का मुजाहरा करते हैं, जो कि इनका वो कंटेनर से ये उतर ही नहीं रहे, ज़हनी तौर पे मुल्क से अंदर हों या बाहर हों, वहाँ वाशिंगटन में हों, किसी जगह हों, दुनिया के किसी कोने में हों, ये अपने आप को वो जो है जिस तरह वो कंटेनर पे जिस तरह एड्रेस कर रहे होते हैं वो उससे बाहर आ ही नहीं पाए। ना ये कि सियासी और ग्रोही और जमाती तासुबात जो हैं उनसे बालातर होके आज तक इन्होंने कोई काम किया है, ना इनकी सोच डेवलप हुई है बदकिस्मती से। बात यह है कि इनकी तंग नज़री की वजह से, जिसकी बिना पर ये मुसलसल एक गर्दान मुसलसल ये दोहरा रहे हैं, ये और इनके हम नवा जो हैं सारी वो कवाली गा रहे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और फिर अपोजिशन को जिस तरह इन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की जिस तरह इन्होंने मिसालें कायम की हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो है ये जो कुछ चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो अपोजिशन जो है जो सोचने पे मजबूर हुई, वो भी उनकी तंग नज़री की बिना पे। अब हालत ये है कि अपोजिशन को चूँकि अद्दी अक्सरियत उनके पास है, उनको अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद जो उनको एतमाद है, भरोसा है, वो अपनी अद्दी अक्सरियत पे है, जबकि हुकूमत जो है वो कह रही है कि इनकी तहरीक कामयाब नहीं होगी। और इसका मतलब ये है कि उनको जो भरोसा है, एतमाद है, जी बिल्कुल, इसलिए पुरुमीद हैं कि उनको अपनी हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे एतमाद है। अच्छा। हमें अपनी अद्दी अक्सरियत पे एतमाद है और उनको हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे एतमाद है। सही। जी बोलिए साचीमा साहब, आप रुक क्यों गए? जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि अद्दी अक्सरियत तो हमारे पास है और हमारी ये एक जमहूरी ख्वाहिश है, जमहूरी तकाजा है, और एक जमहूरियत का हुसन भी है, एक रिक्वायरमेंट है कि जवान जिसकी अक्सरियत है, ऐवान का सरबरा जो है उसी जमात का हो। अब अपोजिशन के पास अक्सरियत है, इस वजह से अगर ये इनकी ख्वाहिश है तो एक फितरी है, एक जायज़ है, एक जमहूरी ख्वाहिश है, और हमें जिस तरह मैंने कहा कि हमें अपनी अद्दी अक्सरियत पे एतमाद है, भरोसा है, उनको अपनी हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे एतमाद है। चलें हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को हम एक तरफ रखते हैं अभी फ़िलहाल। मौलाना साहब ने खुद कहा ना कि ज़ाहिर है उन्होंने ये मामला शुरू किया, उन्हीं की सदारत में तमाम तर चीज़ें तय हुई थी। अगर वो कायल करने की कोशिश करेंगे दीगर रहनुमाओं को, तो क्या फिर मामलात को सेटल हो सकते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। अगर ये हमारी क़यादत जो है, सारी अपोजिशन की क़यादत अगर इस बात पे इत्फाक करती है तो बिल्कुल सही है। मुझे यकीन है कि वो मुल्क और कौम के मफाद में जो भी वो फैसला करेंगे वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलें जी, पॉइंट टेकन। जी लगाई साहब, गुफ्तगू तो आपने इनकी भी सुनी और फयाज साहब की भी सुनी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं, मामलात बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि ये सारी सूरत हाल पलटा दी जाए या पलट दी जाए। देखना ये है कि मौलाना को मिलने के लिए जाम कमाल ख़ान और शिबली फराज साहब को सिग्नल कहाँ से आया था, और वो सिग्नल कितना ताकतवर था, और वो मौलाना पर उस सिग्नल के क्या असरात होंगे, और उस सिग्नल में गिव एंड टेक क्या होगी, मामलात को किस तरह लेकर आगे बढ़ जाएगा, ये उसके जो उस सिग्नल के जो असरात हैं वो तमाम पार्टियों के लिए होंगे या मौलाना साहब के लिए होंगे। मौलाना साहब तो सब कुछ इस वक्त तो गंवा चुके हैं, इसलिए कि वो ना कौमी असम्बली में है, ना सेनेट में है, ना किसी और असम्बली में है। बहरहाल उनके भाई हैं, उनके अजीज़ हैं, साहिबजादे हैं, ये सारी सियासत तो मौजूद है,
लेकिन ये कि मौलाना किसी हाउस में नहीं है। अब क्या मौलाना के लिए कोई दरवाज़ा खुलता है, कोई रोशनदान खुलता है, कोई खिड़की खुलती है, या अपोजिशन के दीगर अरकान के लिए कुछ होता है, या ये इसके अलावा अगर कोई और ताकतवर सिग्नल है तो उस हिसाब से मौलाना अपने तौर पर गौर करेंगे, देखेंगे। लेकिन मुझे ये काम सरेदस्त लग बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन एक ज़रा सवाल मैं ले लूँ, उसके बाद हम आते हैं ज़रा यौम स्याह पर भी। चीमा साहब, शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया हुकूमत की जानिब से, उनसे रब्ता नहीं हो सका क्या? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि देखें, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का ये सारा था, ये इनिशिएटिव था। जी जी। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है, इनका बुनियादी तौर पे ये इनिशिएटिव, वो जाहिर है कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन के अहम रहनुमा हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, अगरचे ये सही है, जिस तरह अपना मोहतरम लगारी साहब ने फरमाया कि अगरचे पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, लेकिन ये है कि जिस तरह कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ये अब भी अगर ये है कि हमारे कायदीन मिलकर अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है हुकूमती सफ़ों की तरफ से, मोहब्बत, जंग और कोई ऐसी बात आई है, सब कुछ जायज़ है ना चीमा साहब, कुछ हो सकता है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है तो वो ज़ाहिर है मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत के सामने रखेंगे मौलाना, और उसके बाद फिर गौर करके इकलाए अमल तय होगा। चले, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद सी है। ठीक है, पॉइंट है कि आगे बढ़ते हैं। कल अपोजिशन यौम स्याह मनाने जा रही है और इसी हवाले से एहतजाजी जलसे की कराची में मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या सूरत हाल है इस जलसे की, कब ये जलसा शुरू होगा, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। इरशाद, बताइएगा इंतजाम कैसे हैं और ये जलसा जो कल होगा तो कब से शुरू होगा, कितने बजे? देखिए, बिल्कुल सुमैया, बिल्कुल अपोजिशन जमातों ने कल यौम स्याह 25 जुलाई को मनाने का फैसला किया था और बिलावल भुट्टो जरदारी कल कराची में जलसे से खिताब करेंगे। सुबह जो है वज़ीर बल्दियात सिंध जो कि कराची में पीपल्स पार्टी के शरीक ने उनका दौरा किया था। बाग जिना जो कि मुत्तसिल मज़ार कायद से, वहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ की गई हैं। कल यौम स्याह मनाने के हवाले से बड़ा स्टेज बनाया गया है जिसकी 40 विड्थ है और 140 फीट इसकी जो चौड़ाई है और जो 20 फीट लंबा है। तो तकरीबन हजारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। अच्छा इरशाद, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ क्या JUI और नून लीग और दीगर अपोजिशन के लोग भी शरीक होंगे? देखिए, बिल्कुल, ये आपको पता है कि 3 दिन पहले जो है बिलावल हाउस में अहम इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी 25 जुलाई को जो शायद वासी जो कि जिन्होंने जो नैब ने गिरफ्तार कर लिया उनको भी आना था। अब वो कोई और किताब यहाँ पे करेगा शाम। इसके अलावा जो नेशनल पार्टी के हैं हासिल किताब करेंगे, अच्छा किताब करेंगे और दीगर जो है अहम रहनुमा किताब करेंगे। और 25 जुलाई को कल लाहौर में भी जलसा हुआ जिसमें मरियम नवाज किताब करेंगी। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा जलसे का वक्त क्या दिया गया है? देखिए, बिल्कुल कल शाम जो है 5 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कराची में थोड़ी सी धूप भी है और उसके बाद शाम में है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी रात जो है 8 से 9 बजे के दरमियान जो खिताब करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तौर पर जो है अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके पहुंचे थे और खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे और अहम खिताब करेंगे। अच्छा इरशाद, मुझे ये बताइएगा कि कल के जलसे में और कौन कौन से अहम रहनुमा होंगे जो खिताब भी करेंगे और इस हवाले से जो इंतजामात किए जा रहे हैं और जो हुकूमती सपोर्ट है उस हवाले से अपोजिशन मुतमईन है? देखिए, बिल्कुल अपोजिशन बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन पीपल्स पार्टी का कल बिल्कुल अहम बयान आया था। आपको याद है कि इमरान खान जो कि अमेरिका में सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी अहम स्टेटमेंट कल आई कि वो हुकूमत के साथ है, जो फॉरेन रिलेशन है उसमें हुकूमत के साथ है। लेकिन जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी धांधली हुई थी, लियारी में उनको हराया गया। फिर कोशिश की गई कि उन्हें जो लाड़काना से भी हराया जाए लेकिन वो जीत गए थे। लेकिन वो इस वक्त बड़ी अहम ये स्टेटमेंट सुनी जा रही है। उस पर जो है हमने फिर देखा कि कल जो संजरानी साहब जो कि सेनेट के चेयरमैन, उनके खिलाफ जो रेड की वहाँ पे अपोजिशन का जल्द से जल्द वो जो इजलास वो भी खत्म हो गया। तो ये ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, हमें कल के यौम स्याह के जलसे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया, बीच पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। एक खबर आपके साथ ज़रा शेयर कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे कि एफबीआर ने 20 बड़े शहरों की प्रॉपर्टी रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और एबटाबाद के प्रॉपर्टी रेट लिस्ट शामिल है। पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कोयटा, भावलपुर और दीगर शहर भी इसमें शामिल हैं। शहरी इलाकों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आइए देखते हैं। जी, ये खबर थी और इन्फॉर्मेशन थी। ज़ाहिर महंगाई के हवाले से जब हम देख रहे हैं कि डॉलर भी बढ़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो जायदाद की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। लगाई साहब, ज़ाहिर महंगाई है, उसका असर हर चीज़ पर पड़ रहा है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो फिर या जायदादें हों। इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि बड़े शहरों में जो है वो कीमतों का तयन किस मेयार से किया गया है, किस अंदाज से किया गया है, और रिहायशी और कमर्शियल प्लाटों के बारे में कैसे तय किया गया है, कौन से रोड पर किस तरह बनेगी। यहाँ तो पहले तो ये चल रहा था ना, यहाँ एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी, तो फिर पहले KBCA हुआ करती थी, उसके जो लोग बैठे होते थे वो फिर तय कर रहे होते थे कि किस तरह से चीज़ों को बनाना है, किस तरह कमर्शियल कराना है। बहरहाल अभी भी इनकी तफसीलात सामने आएंगी और इस्लामाबाद में भी, लेकिन हर जो भी इक़दामात हो रहे हैं उसमें गरीब आदमी के लिए गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। यानी उसके घर बनाने की और छत होने की ख्वाहिशें जो हैं वो मादूम होती जा रही हैं। जो कुछ भी हो चुके, अब ये 50 लाख घर बनाने चले हैं, पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्या उनके अंदर भी ये रखेंगे कीमतों का यही तसलसल होगा, और वो घर कितने में जाकर पड़ेगा। और लो इनकम अगर लोगों को ये घर देने हैं तो क्या ये इतने लो इनकम लोगों के लिए वो होंगे, दस्तयाब होगा उनके लिए कि वो घर ले सकें। मुझे अब भी ये लगता है कि एक आम आदमी जो है वो एक कमरे का घर भी अब उसके लिए हुसूल, और जो जिन लोगों ने छोटे मोटे घर बनाए हुए थे तो इन्होंने गिरा दिए हैं और गिराना इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब पता नहीं ये सिलसिला कहाँ तक रुकता है, लेकिन गरीब के सर पर छत होने का ख्वाब अब ख्वाब ही लगता है। ख्वाब ही लगता है कि अपना घर भी हो पाएगा। जी चीमा साहब, आपका क्या टेक है इस पर? जी, मैं तो जिसम बिल्कुल, मैं अलगारी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दिन ब दिन गरीब आदमी का तो जीना दोबर हो रहा है, उसके लिए छत का तस्वर जो है वो भी मुश्किल हो रहा है। सच्ची बात ये 50 लाख घर जिन्होंने बनाने थे, ये तो बेशुमार लोगों को, हज़ार लाखों लोगों को ये बेघर कर चुके, ये एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर। तो ये तो अब देखिए, और महंगाई के जिस तरह इन्होंने बम गिराए हैं एक तवातर के साथ, तसलसल के साथ, उन्होंने ये कि मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि जी गरीब आदमी एक तरफ औसत दर्जे का आदमी, मतवसत तबके का आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा, और पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है इसी वजह से कि महंगाई जो है उनके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त है, उनकी पहुँच से बाहर हो गई है। तो इसी वजह से ये है कि मैं तो देखें, आप हल्के से मैं रात को आया हूँ तो मैं पूरे हल्के में लोग जो इवन जो PTI के वोटर सपोर्टर थे वो भी अब बद्दुआएं इनको दे रहे हैं और जोलियाँ उठा के दुआएं कर रहे हैं कि कब इस नए पाकिस्तान से निजात हासिल होगी, या अल्लाह में हमारा पुराना पाकिस्तान लौटा दे। ये सूरत हाल बनी हुई है। चले, उसमें कौन सा जादू हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुराना पाकिस्तान मिल भी जाता है। लगारी साहब, लेकिन आज एक खबर और आई। जी मैं आती हूँ आपकी जानिब। लगारी साहब, एक खबर और भी आई कि एफबीआर ने जो बैंकों से मदद तलब की थी कि आप बेनामी अकाउंट्स के बारे से मालूमात शेयर करें, तो ये खबर सामने है कि बैंकों ने भी माजरत कर ली है, बैंक उस तरह ताउन नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि एफबीआर अपने काम में कामयाब हो जाएगा मकसद में? मसला ये है कि बैंकों के पास पाकिस्तान के लाखों लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं और उनकी तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं, उनके सारा कुछ प्रोफेशन होता है, वो बाकायदा उनकी आमदनी को देखकर ही उनके अकाउंट खोलते हैं, और फिर ये जा रहे हैं लोगों के प्राइवेसी में मुदाखलत करने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि अपना टारगेट वाज़ेह करें, ये करना क्या चाहते हैं। लोगों के ठीक है अकाउंट मालूम हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है या किसने कितना। अब एक आदमी के अकाउंट में फ़र्ज़ करते हैं कि किसी के पास 20 लाख रुपए रखे हैं, और अगर उसने 20 लाख रुपए कहीं से जमा करके उधार लेकर इधर उधर से करके जमा भी कर लिए कि उसने आगे अपने साथ या अपने ख़ानदान वालों के साथ कोई काम करना है, घर बनाना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आप तो उसके बना चुके हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का बरकरार। एब्सोल्युटली, मैं ये कहता हूँ कि उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं जहाँ पर जहाँ पर जो है वो ब्लैक मनी पड़ी हुई है, ब्लैक इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का जो रोज़ाना की बुनियाद पर पैसा जो है
वो ऐसी मद्दात में जा रहा है जहाँ से पाकिस्तान को कुछ नहीं हासिल हो रहा। क्या हो रहा है, मंशियात बिक रही हैं। खुद सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं कि 70 लाख लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर 70 लाख आदमी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अरबों रुपए की मंशियात रोज़ाना इस्तेमाल होती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है और फिर कहाँ जाता है? क्या वो लिखते हैं अपने कारोबार में कि हम मंशियात बेचते हैं और उससे हम पैसा हासिल करते हैं? ड्रग के अलावा असला लोग बेचते हैं और उसके पैसे आते हैं, स्मगलिंग होती है उसका पैसा आता है। ये सारे के सारी एक ब्लैक इकोनॉमी नीचे चल रही है। भाई आप उसको बंद करो और रेगुलर इकोनॉमी की तरफ ले आए ना। अब इन तमाम चीज़ों को बंद करें और बंद करने के बाद अब फिर पैसे की सर्कुलेशन जो है वो जायज़ चीज़ों की तरफ, नाजायज़ चीज़ें बंद करेंगे तो जायज़ चीज़ों की तरफ पैसे की सर्कुलेशन होगी, वो उससे आपको फ़ायदा होगा। आप उसमें जाकर लोगों से कुछ ले दे कर सकेंगे, वो हो नहीं रहा है। अपने सिम्त वाजे नहीं कर पा रही हुकूमत, नहीं कर पा रही है। और अगर इनको करना है डायरेक्ट टैक्सेशन करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करें। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आदमी को पता नहीं चलता, उसकी जेब से चले जाते हैं। आपने पेट्रोल पर डाल दिया टैक्स, वो आदमी ने अपने देना है। मिट्टी का तेल जो ख़रीदता है घर का चूल्हा जलाने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, जो गैस लेता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से ले लेते हैं। लोग पीटीवी देखे ना देखे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन उनको उसको फीस देनी है। तो बाकी चैनल कहें यार हमारी फीस कहाँ चली गई है? तो ये कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल में इन चीज़ों को। पता है बांग्लादेश में 1970 में अब से कोई तकरीबन 50 साल पहले सैलाब आया था, उसका पेट्रोल के ऊपर 1 रुपया बढ़ाया गया था, आज तक वापस नहीं लिया गया। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? यानी उस पैसे को जो आप पिछले 50 साल से वसूल कर रहे हैं वो पैसा जा किस मद में रहा है? कहाँ? आप ओल्ड एज बेनिफिट के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं और वो पैसा चला जाता है। आप इकरा सरचार्ज के नाम से तमाम बैंकों से, तमाम लोगों से, तमाम इदारों से जाकर आप पैसा वसूल करते हैं, उस पैसे का पता ही नहीं चलता है। एजुकेशन सेक्टर में वो आता ही नहीं है पैसा, कहाँ चला गया वो कोई पता नहीं चलता है। आप कहते हैं कि जनाब हम 19 रुपए 50 पैसे की पुरानी चीज बेच रहे हैं, वो भाई ऊपर के 50 पैसे, हमारे यहाँ 50 पैसे का अब सिक्का नहीं रहा है। सही। तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और वो किस तरह वसूली होती है? जिससे आपने 20 रुपए 50 पैसे तो 21 रुपए लेते हैं। एक आम आदमी टैक्स दे रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जितना टैक्स दे रहा है वो क्यों दे रहा है और ये टैक्स जा कहाँ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना हमारा जो FBR का सिस्टम है इतना पेचीदा है, इतना गुंजलक है कि आपको समझ ही नहीं आ सकता है कि आप उस सारी सूरत हाल में जब आप फाइलर बन जाएंगे तो आपके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि कैसे हम इसको वो करें। इतना गुंजलक होता है, इतना पेचीदा होता है। चाहिए कि इस मामले को ज़रा आसान बना ले, अपने FBR के क़वानीन में वाकई ज़रा इस्लाहत कर ले। ठीक है, ये तमाम तर इशूज़ हैं और यकीनन हुकूमत कुछ कर भी रही है। वो क्या कर रही है, सिंध का तयन जल्दी नज़र आएगा। एक जाते जाते 2 खबरें थीं जो करना ज़रूरी थी कि नैब ने अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है। ना सिर्फ मरीम नवाज़ को तलब किया है चौधरी शुगर मिल केस में 31 जुलाई को सुबह 11 बजे, और दूसरी जानिब पार्ट क्लीन रेफरेंस में आसिफ जरदारी को भी तलब कर लिया गया है। और इसमें 17 मुल्ज़िमान शामिल हैं जिनको 19 अगस्त को पेश होने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी चीमा साहब, मरीम नवाज़ साहिबा को अब कहा गया है कि जी वो पेश हों और इस केस में, और ये मज़ीद केसेस हम देख रहे हैं खुलते चले जा रहे हैं, नए रेफरेंसेस भी दायर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? समिया, हम तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। बिल्कुल आप ये देख लें कि अंदाज़ा कर लें कि जो यानी जिस तरह मुकम्मल ब्लैकआउट है, इस तरह की सूरत हाल तो कभी मार्शल के दौर में नहीं थी। मुस्लिम लीग की रैलियाँ, मुस्लिम लीग नून के जलसे, बहुत बड़े बड़े जलसे, फैसलाबाद का देखें जिस तरह ब्लैकआउट किया गया, ये किस तरह का ये दस्तूर है, किस तरह का निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं, कौन सा ये जमहूरी निज़ाम है। देखें अब ये है कि जो कुछ कसर रही है वो निकाल लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरी कौम देख रही है कि मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा मुतहद है। एक भी वोटर नहीं टूटा, एक भी वोटर कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत है, मुतहद है। और इस तरह के हथकंडे जो हैं गैर जमहूरी इंतकामी सरगर्मियाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ जो चाहे कर लें, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इसका अंजाम जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो देखें ना, कई बार ये बात हो चुकी है, बड़े लोगों ने दोहराई है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती। जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं अवाम पे, एक तरफ महंगाई का जुल्म और दूसरी तरफ अपोजिशन का एहतसाब के नाम पे इंतकाम वाला जुल्म, तो ये जो है ये इनका अंजाम मैं समझता हूँ करीब से करीब आता जा रहा है।
लगाई साहब, ज़ाहिर जरदारी साहब को भी अभी तलब किया गया है पाकलैंड रेफरेंस में। कल लतीफ़ खुदा साहब जो उनके वकील भी हैं और बड़े मायानाज कानूनदान हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई शो में, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंस है पाकलैंड का, इस पर कुछ भी नहीं है नैब के पास, और ये केस मैं खुद देख रहा हूँ, बड़े आराम से जरदारी साहब इसमें बाइज्जत बरी हो सकते। इससे पहले भी जो उनने केसेस बनाए थे उनमें भी नैब ने चीमा साहब के दौर में, साबका दौर में जो सैफुर रहमान ने बनाए थे, उन तमाम केसेस से जरदारी साहब बाहर आ गए थे और तमाम केसेस तो नैब तैयारी सही नहीं करता या मामला कुछ और होता है? नहीं, असल बात वेंडेटा होता है। ये बेचारे सियासतदान भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सियासतदान, अब खुदा न खास्ता यही सूरत हाल कल पेश आए, हम नहीं कहते हैं किसी भी सियासी ग्रुप के साथ, किसी भी सियासी जमात के साथ, किसी भी सियासी फरीक के साथ ऐसा हो कि उससे सियासी इंतकाम लिया जाए। कल यही सूरत हाल अगर इमरान खान की पार्टी और इमरान खान के पार्टी के रहनुमाओं के साथ पेश आए, कोई भी जमात करे, तो कितना अफसोसनाक होगा, कितना तकलीफ़ दे होगा कि सियासी बुनियादों पर, आपकी सियासी मुखालफत इस बुनियाद पर आप इंतकाम लें, इस बुनियाद पर आप इदारों को इस्तेमाल करें। भाई ठीक है, आप एक अमल है, एक रवां अमल के तौर पर आप चलाएं, आप तमाम सबूत लेकर आएँ। इल्ज़ामात का एक भरमार कर दी जाती है और लगता है केसेस तो नहीं बनाए इस हुकूमत ने, केसेस तो पहले के बने हुए हैं। उन केसेस में था क्या? उन केसेस में कोई चीज़ होती तो आप लेते कि ये सॉलिड चीज़ है, हमने रख ली है, आप इसको करें। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई थी देखने के बाद कि जनाब अब इसके बाद केस बनता है या नहीं बनता है। इसका फैसला छोड़ा गया था कि मज़ीद तहकीकात की जाएँ। मज़ीद तहकीकात ये इदारे क्या करेंगे? उनके अंदर ऐसे ऐसे फ्लॉज हैं उन तहकीकात के अंदर कि जब वो केसेस जाएंगे, मैं उनके फ्लॉज को नहीं बयान करता हूँ, लेकिन जब वो कोर्ट में जाएंगे तो अगले दिन अदालत कहेगी हम इसमें क्या करें, इसमें तो कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन ये हुकूमतों को सोचना चाहिए कि जब सियासी हुकूमतें होती हैं तो वो इस तरह के सियासी मुखालफिन को हिरासा क्यों करती हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, आपका भी, निसार जी का भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।